हेलो एंड वेलकम बैक टू ए सोशियो शास्त्र। सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई इस यात्रा में अभी तक हमने कई पड़ावों को पार किया। कुल 10 कक्षाओं से यह निरंतर यात्रा हमारी चल रही है और आज हम अनुसंधान प्रारूप को पुनः समझने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अनुसंधान प्रारूप की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में चर्चा की। अनुसंधान प्रारूप क्या होता है, उसे हम किस तरीके से निर्मित कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं तथा साथ ही कुछ प्रमुख अनुसंधान प्रारूप के बारे में भी हमने चर्चा की। यदि आपने अनुसंधान प्रारूप पर निर्मित किया गया पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसे देखें। उसके उपरांत ही इस वीडियो को आप बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हमने अनुसंधान के बारे में समझा, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कैसे किया जा सकता है, अनुसंधान को करने के लिए शोध विषय का चयन कैसे करेंगे, शोध विषय को व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कैसे साहित्यों का अध्ययन करते हैं, पूर्व में किए गए अध्ययनों की सहायता लेते हैं और उन्हीं अध्ययनों की सहायता के आधार पर शोध के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं तथा उन्हीं उद्देश्यों के सहारे उपकल्पनाओं अथवा शोध प्रश्नों का निर्माण करते हैं। अनुसंधान में इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के उपरांत अनुसंधान प्रारूप का नंबर आता है तथा मैं इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उपकल्पनाओं अथवा शोध प्रश्नों को निर्मित करने के उपरांत अनुसंधान के दौरान किए जाने वाले समस्त आगामी क्रियाकलाप अनुसंधान प्रारूप पर ही निर्भर होते हैं। अर्थात इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भी अनुसंधान की रीढ़ का कार्य अनुसंधान प्रारूप करता है। तो आइए पुनः अनुसंधान के बारे में समझ प्राप्त करते हैं, क्योंकि कोई भी अनुसंधान या स्पष्ट रूप से कहें कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान तब तक अपनी वैज्ञानिकता को प्राप्त नहीं कर सकता है, अपनी उपादेयता को निश्चित नहीं कर सकता है जब तक वह विश्वसनीय ना हो, जब तक वह वैध ना हो। तथा इस विश्वसनीयता और वैधता को प्रदान करने के लिहाज से ही अनुसंधान प्रारूप अत्यंत आवश्यक कड़ी होती है। तो आइए पुनः अनुसंधान पर चलते हैं। मूल रूप से किए जाने वाले समस्त अनुसंधानों को हम दो धड़ों के आधार पर समझ सकते हैं, इंडक्टिव तथा डिडक्टिव, यानी आगमनात्मक और निगमनात्मक। संभवतः आपको ज्ञात होगा कि आगमनात्मक यानी इंडक्टिव पर्सपेक्टिव के आधार पर हम सिद्धांतों को निर्मित करते हैं, यानी यहाँ हम विशिष्ट से सामान्य की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर डिडक्टिव यानी निगमनात्मक परिप्रेक्ष्य, यहाँ हम सिद्धांतों की जांच करते हैं, सिद्धांतों को यह समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान समय में भी ये सिद्धांत प्रासंगिक हैं अथवा नहीं। तो यहाँ हम सामान्य से विशिष्ट की ओर आते हैं। मूल रूप से समस्त सिद्धांत इन्हीं दो धड़ों के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। या तो हम कथन का निर्माण करते हैं, नियमों को बनाते हैं, अथवा सिद्धांतों को निर्मित करते हैं, अथवा दूसरे धड़े के रूप में उन्हीं कथनों की जांच करते हैं, नियमों की प्रासंगिकता समझने का प्रयास करते हैं तथा साथ ही सिद्धांतों की वास्तविकता को समझते हैं कि वर्तमान समय में भी वे सिद्धांत कार्य करने योग्य हैं अथवा नहीं। तो मूल रूप से इन दो पर्सपेक्टिव के आधार पर दो प्रकार के अनुसंधान को हम समझ सकते हैं, इंटरप्रेटिव रिसर्च यानी व्याख्यात्मक अनुसंधान और पॉजिटिविस्टिक रिसर्च यानी प्रत्यक्षवादी अनुसंधान। अब चूंकि इंटरप्रेटिव रिसर्च यानी व्याख्यात्मक अनुसंधान इंडक्टिव अप्रोच पर आधारित होते हैं, अर्थात इस प्रकार के अनुसंधान सिद्धांत को निर्मित करने का कार्य करते हैं। मूल रूप से ये अनुसंधान गुणात्मक प्रकृति के संपोषक होते हैं, जबकि पॉजिटिविस्टिक रिसर्च यानी प्रत्यक्षवादी अनुसंधान डिडक्टिव अप्रोच पर आधारित होते हैं, अर्थात इस प्रकार के अनुसंधान सिद्धांतों की जांच करने के काम में लिए जाते हैं। अब इस तरीके से हम यह समझ विकसित कर सकते हैं कि मूल रूप से दो प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं, व्याख्यात्मक तथा प्रत्यक्षवादी, सिद्धांत निर्माण हेतु तथा सिद्धांतों की जांच हेतु। किसी भी सामाजिक अनुसंधान की मूल धुरी होती है अनुसंधान प्रारूप। तो आइए अनुसंधान प्रारूप के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः चर्चा कर लेते हैं। एक विद्वान हैं पीवी यंग, इन्होंने कुल 12 प्रश्नों की चर्चा की है जिसके आधार पर हमें शोध प्रारूप का निर्माण करना चाहिए। इन प्रश्नों के आधार पर ही निर्मित किए गए शोध प्रारूप को हम एक बेहतर व वैज्ञानिक शोध प्रारूप की श्रेणी में रख सकते हैं।
सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को स्वयं से यह प्रश्न करने की आवश्यकता है कि यह अध्ययन क्या है तथा साथ ही इस अध्ययन के दौरान वह किस प्रकार के तथ्यों को संकलित करेगा। इस अध्ययन का मूल प्रयोजन क्या है तथा साथ ही इस अध्ययन का क्षेत्र क्या है। इस अध्ययन के दौरान संकलित किए गए तथ्यों के मूल स्रोत क्या होंगे। अध्ययन के लिए हम किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे। किसी भी अध्ययन में कितना समय लगेगा। वैसे तो पूर्व में ही इसका संज्ञान कर पाना अनुसंधानकर्ता के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उसे एक सामान्य अनुमान लगाना होगा कि कितने समय के अंदर यह संपूर्ण अनुसंधान कार्य पूरा हो जाएगा। तथ्यों का संकलन कितनी इकाइयों से किया जाएगा अथवा जो अध्ययन की सामग्री है वह कितनी मात्रा में संकलित की जाएगी। क्या निदर्शन का उपयोग होगा। यदि निदर्शन का उपयोग किया जाएगा तो वह किस प्रकार का होगा। तथ्यों को संकलित करने के लिए हम किस वैज्ञानिक प्रविधि का उपयोग करेंगे। तथ्यों का विश्लेषण किस तरीके से किया जाएगा। संपूर्ण अनुसंधान कार्य में कितने संसाधन लगेंगे, कितना खर्च वहन करना पड़ेगा। अध्ययन का मूल पद्धति शास्त्र क्या होगा। अध्ययन किस प्रकृति की संपोषक होगी, यानी यह जो अध्ययन किया जा रहा है वह गणनात्मक प्रकार का होगा अथवा गुणात्मक प्रकार का होगा अथवा दोनों का मिश्रित स्वरूप होगा। तो कुल इन 12 प्रश्नों के आधार पर एक व्यवस्थित अनुसंधान प्रारूप का निर्माण किया जा सकता है। इसके उपरांत आइए किसी भी अनुसंधान प्रारूप के दौरान अपनाई जाने वाली संपूर्ण प्रक्रिया को समझते हैं। जब भी अनुसंधानकर्ता द्वारा शोध विषय का चयन किया जाता है उसके उपरांत से ही अनुसंधान प्रारूप का कार्य आरंभ हो जाता है। वह सबसे पहले उस शोध विषय को समझने का प्रयास करता है, उसके बारे में एक व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करता है। वस्तुतः शोध प्रारूप का चरण तो काफ़ी बाद में आता है, लेकिन जैसे ही शोध प्रारूप का निर्माण होता है वह एक निश्चित परिप्रेक्ष्य निर्मित करता है जिसके सहारे उसे संपूर्ण शोध कार्य पूरा किया जाना है। उस परिप्रेक्ष्य के सहारे वह पुनः शोध विषय को समझने का प्रयास करता है। जैसे पिछली कक्षा में हमने समझा कि कई प्रकार के अप्रोच होते हैं, कई प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं जिनके सहारे अनुसंधानकर्ता अपना अनुसंधान कार्य आगे बढ़ाने का कार्य करता है। वह मार्क्सवादी नज़रिया इस्तेमाल कर सकता है, प्रकार्यवादी नज़रिए से कार्य कर सकता है, सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य को उपयोग में ला सकता है इत्यादि। तो जिस प्रकार का भी परिप्रेक्ष्य अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्मित किया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है, उसके आधार पर वह पुनः शोध विषय को समझने का प्रयास करेगा। शोध विषय को समझ लेने के उपरांत उस विषय से निर्मित किए गए प्रश्न अर्थात कथन, स्टेटमेंट, उन्हें वह पुनः परिष्कृत करने का प्रयास करेगा कि ये जो शोध के कथन निर्मित किए गए हैं, जो रिसर्च स्टेटमेंट अनुसंधानकर्ता द्वारा विकसित किया गया है, क्या वह इस परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है। यदि वह इस परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है तथा चयनित किए गए अनुसंधान प्रारूप को संपोषित करता है तो ठीक है, अथवा उसे वह परिवर्तित करता है, संशोधित करता है। तो इस तरीके से अनुसंधानकर्ता शोध में उपयोग किए जाने वाले कथन को परिष्कृत करने का कार्य करता है। इसके उपरांत शोध में जिन वेरिएबल्स का उपयोग किया जा रहा है, जिन चरों को उपयोग में लाया जा रहा है, उन चरों को परिभाषित करने का कार्य अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान प्रारूप के तहत ही किया जाता है। जैसे पिछली कक्षा में भी मैंने बताया था कि परिभाषित करना अनुसंधानकर्ता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वह किसी भी संदर्भ को किस तरीके से समझ रहा है, उसका संज्ञान क्या है, उसकी नज़र में संबंधित परिवर्त्य अथवा चर क्या हैं। अनुसंधानकर्ता निर्धनता को अलग तरीके से परिभाषित कर सकता है। वह निर्धनता सामाजिक तरीके से परिभाषित होगी, प्रतिष्ठा के नज़रिए से परिभाषित होगी, अथवा सांस्कृतिक नज़रिए से परिभाषित होगी, या आर्थिक तरीके से नियोजित किए गए सूचकों के आधार पर अनुसंधानकर्ता निर्धनता को परिभाषित करेगा। तो कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार के चर हैं उन चरों को परिभाषित करके ही अनुसंधानकर्ता अपने शोध को एक सही दिशा प्रदान कर सकता है, ताकि वह स्वयं और साथ ही अन्य लोग जो शोध कार्य पूर्ण होने के उपरांत उसको पढ़ेंगे, शोध की वास्तविकता को समझ पाएंगे। चरों को परिभाषित कर लेने के उपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वयं से चरों को परिभाषित कर लेने के उपरांत
अनुसंधानकर्ता स्वयं से तथ्यों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है। वे तथ्य कहाँ से संकलित किए जाएंगे, किस प्रविधि के द्वारा संकलित किए जाएंगे, साथ ही क्या ये तथ्य वर्तमान अध्ययन के अनुरूप हैं, क्या इनका संकलन किया जाना आवश्यक है। कई बार अनुसंधानकर्ता ऐसे तथ्यों को भी संकलित कर लेता है जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे बोझिल अनावश्यक प्रकार के तथ्यों को संकलित करने से पहले अनुसंधानकर्ता को स्वयं से कुछ प्रश्न पूछ लेने की आवश्यकता होती है। इस तरीके से वह वास्तविक तथ्यों के संकलन को संभव कर पाएगा। अब जैसा कि इस चार्ट से स्पष्ट है कि प्रश्न, चर तथा तथ्य, इन तीनों को कुछ प्रमुख वैज्ञानिक विधियों के सहारे व्यवस्थित किया जाता है। इतना कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत, तथ्य संकलित हो जाने के उपरांत अनुसंधानकर्ता निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ता है, उपसंहार की ओर आगे बढ़ता है। अब अनुसंधानकर्ता को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जब वह परिणाम लिख रहा है, जब वह निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहा है, तो उस दौरान उसे डिस्कशन यानी विचार विमर्श तथा कंक्लूजन यानी उपसंहार, इन दोनों के बारे में रिपोर्ट लेखन में लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान प्रारूप के तहत ही इस संपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता होती है, जो कि शोध विषय से लेकर परिणाम लेखन तक चलती है। अब जैसा कि पहले भी बताया गया कि किसी भी अनुसंधान की पहचान, अस्मिता, उसका मूल वैधता अथवा विश्वसनीयता पर ही निर्भर करता है। और चूंकि संपूर्ण अनुसंधान प्रारूप के तहत ही नियोजित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, तो ऐसे में अत्यंत आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान प्रारूप की वैधता को जांच ले। यहाँ अनुसंधानकर्ता को मूल रूप से इन 6 वैधताओं के बारे में सजग रहना चाहिए। दरअसल वास्तविकता यह है कि अनुसंधानकर्ता कितने भी उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधान प्रविधियों का उपयोग कर ले, कितना भी व्यवस्थित रूप से वह अनुसंधान कार्य पूर्ण कर ले, लेकिन यदि वह अनुसंधान वैध नहीं है, यदि उसकी वैलिडिटी पर सवाल किए जा सकते हैं, तो ऐसे में वह अनुसंधान निरर्थक है। उस अनुसंधान का इस अकादमिक जगत में कोई औचित्य नहीं है। तो आइए सबसे पहले इंटरनल वैलिडिटी को समझ लेते हैं, आंतरिक वैधता। इस पद का उल्लेख सबसे पहले 1963 में कैंपबेल और स्टेनली नामक विद्वानों द्वारा किया जाता है। आंतरिक वैधता मूल रूप से स्वतंत्र तथा आश्रित चरों के मध्य के संबंधों को बताने का कार्य करती है। वस्तुतः आपको स्वतंत्र व आश्रित चरों के बारे में जानकारी होगी। हमारा अनुसंधान कार्य जिस चर के प्रभाव को समझने का प्रयास करता है वह आश्रित चर होता है, तथा जिस चर के आधार पर परिवर्तन लाए जाते हैं उसे हम स्वतंत्र चर के नाम से समझते हैं। इसे हम एक उदाहरण के सहारे और सरलता से समझ पाएंगे। यदि हमें अशिक्षा को निर्धनता के आधार पर समझना है कि क्या निर्धनता अशिक्षा को संवर्धित करती है, बढ़ाती है, तो ऐसे में चूंकि हमें निर्धनता का प्रभाव अशिक्षा पर देखना है, तो निर्धनता स्वतंत्र चर है तथा अशिक्षा आश्रित चर है। वहीं यदि हम इस उदाहरण को दूसरे रूप से समझें तथा अशिक्षा के आधार पर निर्धनता को समझना है, यानी क्या अशिक्षित लोग अधिक निर्धन होते हैं या क्या अशिक्षा निर्धनता को बढ़ावा देती है, तो ऐसे में अशिक्षा स्वतंत्र चर हो जाएगी तथा निर्धनता आश्रित चर हो जाएगी। कहने का आशय यह है कि संपूर्ण अनुसंधान जिस चर को समझने हेतु नियोजित किया जाता है उसे ही हम आश्रित चर कहते हैं, तथा जिस दूसरे चर के प्रभाव को हमें समझना है वह चर स्वतंत्र चर के नाम से जाना जाता है। तो आंतरिक वैधता में इन दोनों चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। यदि इन दोनों चरों के मध्य संबंध है तो आंतरिक वैधता पाई जाती है। अब यहाँ मूल रूप से ये 3 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि स्वतंत्र तथा आश्रित चर इन दोनों के मध्य क्या कोई संबंध पाया जाता है। दूसरा, क्या आश्रित चर पर आयोजित होने वाला समस्त परिवर्तनों के कारक के रूप में स्वतंत्र चर कार्य कर रहा है। तथा तीसरा, क्या यह नियोजित होने वाले परिवर्तनों के पीछे अनुसंधानकर्ता द्वारा लागू किया गया हस्तक्षेप कारगर है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अन्य कारक के आधार पर ये परिवर्तन नियोजित हो रहे हैं। तो यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक प्राप्त हो रहे हैं
ऐसे में इस अनुसंधान को आंतरिक वैधता प्राप्त है। उदाहरण के लिए, यदि अशिक्षा और निर्धनता के मध्य संबंध पाया जा रहा है तो इस अनुसंधान को आंतरिक वैधता प्राप्त है। अशिक्षा के आधार पर निर्धनता प्रभावित हो रही है, यानी निर्धनता को बढ़ाने अथवा घटाने में अशिक्षा मूलभूत भूमिका निभाता है, तो ऐसे में इस अध्ययन को आंतरिक वैधता प्राप्त है। तथा साथ ही अनुसंधानकर्ता यदि शिक्षा से जुड़े कोई हस्तक्षेप संबंधित क्षेत्र पर लागू कर रहा है तथा वहाँ की निर्धनता प्रभावित हो रही है तो इस संदर्भ में भी इस अनुसंधान को आंतरिक वैधता प्राप्त है। कई बार होता क्या है कि हमें दो चरों के बारे में ही जानकारी है, लेकिन संबंधित क्षेत्र अथवा विषय में इन दो चरों के अलावा भी कुछ चर कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में अनुसंधान की वैधता प्रभावित हो जाती है, अनुसंधान की वैधता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। जैसे यदि निर्धनता स्वास्थ्य के आधार पर प्रभावित हो रही हो, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर परिवर्तित हो रही हो, रोजगार से प्रभावित हो रही हो, तो इस प्रकार से जो हमारा अनुसंधान है उसकी वैधता प्रभावित होती है। इसी तरीके से इंटरनल वैलिडिटी में कुछ थ्रेट होते हैं, कुछ चुनौतियां होती हैं जिनसे अनुसंधानकर्ता को बचने की आवश्यकता रहती है। सबसे पहले है हिस्ट्री, इतिहास। अनुसंधानकर्ता जिस क्षेत्र पर अध्ययन कर रहा है हो सकता है उस क्षेत्र के इतिहास में कुछ ऐसे कारक हों जिससे उसका अध्ययन प्रभावित हो सके। जैसे यदि हम साक्षरता पर अध्ययन कर रहे हैं तथा ऐसे में हमने केरल को चुन लिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहां साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वहां पर किए जाने वाले अनुसंधान, वहां पर किया जाने वाला अध्ययन पहले से ही प्रभावित होगा तथा उस क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता जिस भी हस्तक्षेप को लागू करेगा उसके परिणाम उसे व्यवस्थित व वैज्ञानिक तरीके से प्राप्त नहीं होंगे। इसके अलावा यदि हमें कोविड पर कार्य करना है तथा कोविड से जुड़ा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम अनुसंधानकर्ता ने लागू किया, चूँकि 2020 में आई इस महामारी से एक बड़ा जनसमूह प्रभावित हुआ तथा इससे जुड़े कई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो सरकार द्वारा चलाए गए, निजी संगठनों द्वारा चलाए गए, कुछ डॉक्टर्स द्वारा चलाया गया। तो इस आधार पर क्या है कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम वर्तमान में अनुसंधानकर्ता को चलाया जाना है उसे यह ज्ञात होगा कि जिन इकाइयों का चयन उसके द्वारा किया गया है ये इकाइयां पहले से ही इस संबंध में जागरूक हैं, जबकि संभवतः इस संदर्भ में यदि जागरूकता कार्यक्रम 2020 के पहले चलाया जाता तो उसके परिणाम बिल्कुल विपरीत आते। तो कहने का आशय यह है कि जब भी हम कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो उस अनुसंधान से जुड़े विषय पर भूतपूर्व गतिविधियों का भी संज्ञान करें ताकि इसकी वैधता सुनिश्चित हो सके। इसके उपरांत मैच्योरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी जिन इकाइयों का चयन कर रहे हैं उनकी परिपक्वता भी इस संदर्भ में एक चुनौती के रूप में होती है। अब यदि इसे हम पिछले उदाहरण के आधार पर समझें, केरल में यदि हम साक्षरता दर को समझने का प्रयास करें तो वहाँ चयनित की गई इकाइयाँ स्वतः ही साक्षरता से जुड़े प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से समझेगी। उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्तर पहले से ही परिपक्व होंगे। तो जिन इकाइयों का हम चयन कर रहे हैं उनकी परिपक्वता भी इस संबंध में चुनौती का कार्य करती है। इसके बाद टेस्टिंग, यानी अनुसंधानकर्ता जिन इकाइयों पर इस अनुसंधान कार्य को लागू कर रहा है क्या वे इकाइयाँ इस अनुसंधान हेतु उपयुक्त हैं। जैसे यदि हम किसी दवाई के अनुप्रयोग को समझना चाहते हैं और ऐसे में किसी स्वस्थ व्यक्ति का चयन कर लिया गया है तो यहाँ परिणाम प्रभावित होंगे तथा अनुसंधान की वैधता को खतरा होगा। इसके उपरांत इंस्ट्रूमेंटल चेंज, यानी अनुसंधानकर्ता जब भी अनुसंधान कर रहा है तो अत्यंत आवश्यक है कि उसके द्वारा निर्मित किए गए सूचक समान हों। जैसे अनुसंधानकर्ता निर्धनता को मापने के लिए जिन सूचकों का उपयोग अनुसंधान के आरंभ में कर रहा है उन्हीं सूचक के आधार पर उस संपूर्ण अनुसंधान पर उसे कार्य करना चाहिए। यदि उसमें लेश मात्र का भी अंतर हो रहा है तो ऐसे में अनुसंधान की वैधता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा सकते हैं। इसके बाद मोर्टेलिटी, यदि अनुसंधान कार्य अधिक लंबे समय तक चलेगा और ऐसे में किसी भी इकाई अथवा उत्तरदाता की मृत्यु हो जाती है तो यह आवश्यक होता है कि अनुसंधानकर्ता दूसरी इकाई का चयन कर ले, दूसरे उत्तरदाता को चयनित कर ले। हाँ, उसे यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अग्रिम चयन किए जाने वाले इकाई के अंदर भी वही विशेषताएं होनी चाहिए
जिन विशेषताओं के आधार पर पिछले उत्तरदाता का चयन किया गया है। इसके बाद सिलेक्शन बायस, यानी अनुसंधानकर्ता जिन इकाइयों का चयन कर रहा है उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि इनके चयन हेतु दैव प्रक्रिया का निदर्शन उपयोग में लाया जाए। रैंडमली इन इकाइयों को चयनित किया जाए ताकि उनकी वैधता बरकरार रहे। इस प्रकार से हमने समझा कि आंतरिक वैधता मूल रूप से दो चरों के मध्य पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों पर ही आधारित होती है। इसके उपरांत एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी बाह्य वैधता। इस वैधता से स्पष्ट आशय यह है कि अनुसंधानकर्ता जिस किसी भी क्षेत्र पर, जिस किसी भी विषय पर अनुसंधान कार्य कर रहा है, इसमें पाए जाने वाले परिणाम इतने विश्वसनीय हों कि उसे किसी अन्य क्षेत्र पर अथवा अन्य इकाइयों पर भी लागू किया जा सके। यानी किसी एक क्षेत्र पर नियोजित किए जाने वाले अध्ययन से हम किसी दूसरे क्षेत्र को भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ। वस्तुतः इस प्रकार के अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों में किए जाने अत्यंत दुष्कर होते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में इस प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं तथा वे कारगर भी सिद्ध होते हैं। मसलन न्यूटन द्वारा दिया गया गति विषयक नियम, यदि वे गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे हैं तो यह गुरुत्वाकर्षण अमेरिका में भी कारगर होगा, भारत पर भी लागू होगा तथा साथ ही अन्य किसी भी क्षेत्र पर हम इसे लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह अनुसंधान, यह अध्ययन सामान्यीकृत है, जबकि सामाजिक विज्ञानों के साथ इस संबंध में थोड़ी समस्याएं आती हैं। अब आइए एक्सटर्नल वैलिडिटी के कुछ थ्रेट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस संबंध में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं जिनसे अनुसंधानकर्ता गुजरता है। इसमें सबसे पहले है हैथॉर्न इफेक्ट, जिसे हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जब भी अनुसंधानकर्ता कोई अनुसंधान कार्य करता है, जब भी हम किसी भी उत्तरदाता से प्रश्न पूछते हैं अथवा उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जो सामने इकाई है जिसका अध्ययन किया जा रहा है, जिसे अवलोकित किया जा रहा है, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अंतर हमें देखने को मिलता है। कई बार जब हमें यह लगता है कि हमारे कार्यों पर नज़र रखी जा रही है, हमारे कार्यों को किसी अन्य द्वारा अवलोकित किया जा रहा है, तो हमारे द्वारा किए गए कार्य प्रभावित हो जाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि और बेहतर तरीके से उन कार्यों को करें। तो इसे ही हैथॉर्न इफेक्ट कहा जाता है। जैसे यदि किसी कक्षा के छात्रों को संपूर्ण मूल्यांकित किया जाना है तथा इस बारे में उन छात्रों को पता हो, तो ऐसे में उनके द्वारा किए जाने वाली समस्त गतिविधियां प्रभावित होती हैं। हो सकता है वे अनुशासित रूप से आपसे मिलें, हो सकता है वे कक्षाओं में पढ़कर आएँ, हो सकता है वे बेहतर तरीके से व्यवहार करें इत्यादि। चूँकि उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है, तो ऐसे में उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां प्राकृतिक नहीं होती हैं, नेचुरल नहीं होती हैं। वे कृत्रिम रूप से उसे निर्मित कर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अथवा जब भी कोई उम्मीदवार एक इंटरव्यू के लिए जाता है, साक्षात्कार के लिए जाता है, तो ऐसे में उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त व्यवहार प्राकृतिक व्यवहार नहीं होते हैं, वह कृत्रिम रूप से नियोजित किए हुए होते हैं। इसके उपरांत एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, यहाँ अनुसंधानकर्ता के फेशियल एक्सप्रेशन, उसका जेंडर, उसका पहनावा इत्यादि ऐसे कारक हैं जो प्राप्त होने वाले परिणाम को प्रभावित करते हैं। यानी आप किस तरीके से प्रश्नों को पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों को पूछने के दौरान आप मुस्कुरा रहे हैं अथवा दुखी हैं, अथवा अधिक ऊर्जावान तरीके से आप उन प्रश्नों को पूछ रहे हैं। आपका जेंडर क्या है, आप पुरुष हैं अथवा महिला हैं, आपने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, आप कहाँ बैठ रहे हैं, क्या आप उत्तरदाताओं के साथ उन्हीं के स्थान पर बैठ रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, क्या आप उनके द्वारा निश्चित किए गए समय पर उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, इत्यादि प्रकार के ऐसे कारक हैं जिनसे उत्तरदाताओं का व्यवहार प्रभावित होता है। यदि आप किसी भी अनुसंधान कार्य के दौरान उत्तरदाताओं से ज़्यादा घुल मिल कर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ऐसे में उनके जवाब परिवर्तित होंगे, अथवा आप उनसे अधिक तटस्थ के तौर पर कार्य के रूप में बस उनसे प्रश्नों को पूछ रहे हैं, तो ऐसे में भी उनके द्वारा दिए गए उत्तरों में अंतर मिलेगा। इसके उपरांत रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ प्री टेस्ट, यानी जब भी उत्तरदाताओं को अथवा इकाइयों को इस बारे में संज्ञान होता है कि उनके ऊपर एक प्रयोग किया जा रहा है तथा इससे संबंधित एक प्री टेस्ट किया जाएगा, तो ऐसे में वे इसकी पूर्व में ही तैयारी कर लेते हैं।
जैसे जब भी अनुसंधानकर्ता कोई अनुसंधान कार्य करता है तो पूर्व में ही वह पायलट सर्वे करता है, क्षेत्र भ्रमण के लिए जाता है। उस दौरान वह संबंधित क्षेत्र को समझता है, वहाँ के लोगों से बातचीत करता है तथा उन्हें अपना प्रयोजन बताता है कि उसे इस क्षेत्र पर कार्य करना है, उसके द्वारा यह अध्ययन यहाँ किया जाना है। तो ऐसे में हो सकता है कि वहाँ के उत्तरदाता संबंधित अध्ययन के बारे में पूर्व में ही जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे यदि कहीं HIV से जुड़ा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा उसकी सूचना पहले ही वहाँ के निवासरत इकाइयों को दी जाती है, तो ऐसे में पूर्व में ही वे उस जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वे संबंधित विषय को समझने का प्रयास करते हैं ताकि उससे जुड़े कुछ प्रश्नों को वो व्यवस्थित व बेहतर तरीके से दे सकें। तो ऐसे में उस अनुसंधान की प्रकृति प्रभावित होती है। इसके उपरांत पीपल यानी जिन इकाइयों का अनुसंधान के दौरान चयन किया जा रहा है, क्या वे इकाइयाँ इस अनुसंधान के लिए उपयुक्त हैं? जैसे यदि हम केरल के उदाहरण को पुनः लें तो वहाँ पर यदि हम साक्षरता से जुड़ा कोई जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और उसके अलावा किसी अन्य क्षेत्र पर जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है साक्षरता की दृष्टि से, वहाँ पर चलाए जाने वाले साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम में तथा इसमें निर्मित किए गए प्रश्नों और उनके द्वारा प्राप्त होने वाले परिणामों में हमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अनुसंधानकर्ता उन्हीं इकाइयों का चयन करे जो उसके अनुसंधान के लिए सटीक हों। इसके उपरांत प्लेस यानी क्षेत्र, जिस क्षेत्र पर अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है उसका चुनाव भी बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेषताएं, प्रकृति, रीति रिवाज, रहन सहन, तौर तरीके बिल्कुल भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ऐसे में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम अध्ययन के लिए किस क्षेत्र का चयन कर रहे हैं, क्या वह अनुसंधान के अनुरूप है। यदि हम कृषि से जुड़ा कोई अध्ययन कार्य कर रहे हैं तथा पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को इस संबंध में यदि हम जागरूकता प्रदान करें, तो ऐसे में यह अनुसंधान कार्य अपनी वास्तविक उपयोगिता को नहीं प्राप्त कर पाएगा। चूँकि पहाड़ी पर रहने वाले लोगों की कृषि भिन्न प्रकार की होती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भूतल पर रहने वाले लोगों की कृषि और पहाड़ी पर रहने वाले लोगों की कृषि में काफ़ी अंतर होगा। ऐसे में उनके लिए चलाए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम भिन्न प्रकार के होने चाहिए। इसके उपरांत अंत में टाइम, समय, अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान कितना समय ले रहा है। हो सकता है कि अधिक समय लेने के कारण उस अनुसंधान की प्रासंगिकता प्रभावित हो जाए। जैसे यदि हम किसी सरकारी नीति को समझने का प्रयास करते हैं तथा उस अनुसंधान के परिणाम आते आते वह नीति परिवर्तित हो जाती है, तो ऐसे में इस अनुसंधान की प्रासंगिकता और वैधता प्रभावित होगी। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो एक्सटर्नल वैलिडिटी के तौर पर अनुसंधानकर्ता के सामने उपस्थित होती हैं। इसके उपरांत फेस वैलिडिटी यानी अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान जिस क्षेत्र पर कार्य कर रहा है, जिस विषय पर कार्य कर रहा है, वह विषय तथा संदर्भ हमें दिखाई देना चाहिए। मसलन यदि अनुसंधानकर्ता बच्चों की हाइट पर अनुसंधान कर रहा है तथा ऐसे में वह उन बच्चों के वेट को जानने का प्रयास करता है, तो ऐसे में इस अनुसंधान की फेस वैलिडिटी प्रभावित होगी। कहने का आशय यह है कि हमें जो भी अनुसंधान कार्य करना है वह अनुसंधान कार्य वैसा ही दिखाई देना चाहिए जिस पर हमें अध्ययन कार्य करना है। इसके उपरांत कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यानी निर्माण वैधता। जब भी अनुसंधानकर्ता कोई अनुसंधान कार्य आरंभ करता है तो उसके पीछे अनुसंधानकर्ता एक आइडिया निर्मित करता है, उसी विचार के इर्द गिर्द वह संपूर्ण अध्ययन कार्य किया जाता है। तो ऐसे में अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि क्या यह विचार वर्तमान अनुसंधान के अनुरूप है, अर्थात अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाने वाला अध्ययन उसके द्वारा निर्मित किए गए कथन को संपोषित करता है अथवा नहीं। इसके उपरांत कंटेंट वैलिडिटी यानी जिस तरीके से उसने आइडिया डेवलप किया है, जिस कथन को अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्मित किया गया है, उसी कथन के आधार पर वह कंटेंट निर्मित कर रहा है कि नहीं। अर्थात यहाँ उपयोग की जाने वाली संपूर्ण सामग्री उस विचार के आधार पर ही होनी चाहिए, उस कथन के आधार पर ही नियोजित की जानी चाहिए। मसलन जब भी हम एक घर निर्मित करते हैं तो उससे पहले ही हम उसका पूरा खाका तैयार कर लेते हैं। उस घर में एक बेडरूम होगा, एक हॉल होगा, एक वॉशरूम होगा,
तो क्या यह सामग्री पूर्ण है? नहीं। यहाँ अनुसंधानकर्ता को इस सामग्री में किचन के लिए भी एक स्पेस रखने की आवश्यकता है। तो कहने का आशय यह है कि अनुसंधानकर्ता जिस कथन के आधार पर वह अनुसंधान कार्य कर रहा है, तो उस अनुसंधान में प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री पूर्ण होनी चाहिए। इसके उपरांत क्राइटेरियन वैलिडिटी, यानी जिन सामग्रियों का चयन अनुसंधानकर्ता द्वारा किया गया है, क्या ये सामग्रियां स्टैंडर्ड के अनुरूप हैं? क्राइटेरियन वैलिडिटी को विद्वानों ने दो भागों में वर्गीकृत किया है, प्रेडिक्टिव तथा कॉन्करेंट। प्रेडिक्टिव यानी भविष्य सूचक, क्या यह अनुसंधान भविष्य पर भी लागू किया जा सकता है? वर्तमान में किए जाने वाले अनुसंधान से जो हमें परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, क्या ये परिणाम भावी अनुसंधानों के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं? जबकि दूसरा कॉन्करेंट, यानी यह अनुसंधान वर्तमान में प्रासंगिक है अथवा नहीं है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं जो अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान प्रारूप को निर्मित करने के दौरान ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। यदि इन समस्त वैधताओं को अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के दौरान पूर्ण कर रहा है, तो ऐसे में उसके द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान वैध व विश्वसनीय माना जाएगा। इसके उपरांत आइए किसी भी अनुसंधान प्रारूप के कुछ प्रमुख दोषों के बारे में समझ लिया जाए। क्या अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाने वाला यह अध्ययन नैतिकता के मानदंडों पर खरा उतर रहा है? अर्थात अनुसंधानकर्ता को यहाँ यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन संबंधित समाज अथवा अकादमिक जगत के लिए नैतिक होना चाहिए। वह किसी अनैतिक विषय अथवा अनैतिक विधियों के सहारे अनुसंधान कार्य पूर्ण न करे। इसके उपरांत उसके द्वारा निर्मित किया गया थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, सैद्धांतिक ढांचा व्यवस्थित होना चाहिए, अर्थात उसके द्वारा प्रयोग किया गया कथन पूर्ण रूप से परिभाषित होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन विशिष्ट प्रकार की होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अनुसंधानकर्ता सतही विषय का चयन कर ले तथा इस संबंध में उसे तथ्यों को संकलित करने में और उसके परिणामों को व्याख्यायित करने में समस्याएं हों। इसके उपरांत अनुसंधानकर्ता को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वर्तमान में उसके द्वारा किया जाने वाला शोध पूर्व में किए गए अध्ययनों से संबद्ध होना चाहिए। इसका व्यवस्थित संज्ञान उसे साहित्यिक अध्ययन के सहारे प्राप्त होता है तथा साहित्यिक अध्ययन के उपरांत निर्मित किया गया रिसर्च गैप, अनुसंधान अंतराल, इस संबंध में उसके लिए सहायक सिद्ध होता है। इसके उपरांत यदि अनुसंधानकर्ता द्वारा संख्यात्मक आंकड़ों का अध्ययन किया गया है, तो ऐसे में उसे ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि यहाँ सांख्यिकीय तरीकों का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके द्वारा उपयोग में लाया गया सांख्यिकीय विश्लेषण वैज्ञानिक ना हो। इस दौरान अनुसंधानकर्ता को अपनी शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से विश्लेषित करने की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वह अपने रिसर्च प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से परिभाषित करे ताकि वह सबको समझ में आ सके। इसके साथ ही अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान की कुछ सीमाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि वर्तमान अनुसंधान की कौन कौन सी सीमाएं हैं। ये सीमाएं भाषा हो सकती है, समय हो सकते हैं, संसाधन हो सकते हैं, क्षेत्र हो सकता है, अथवा अनुसंधान विषय से जुड़ा कोई संदर्भ हो सकता है। इसके अलावा शोध में उपयोग में लाए जाने वाले प्रविधियों और तकनीकों का व्यवस्थित विवरण अनुसंधानकर्ता को शोध प्रारूप के दौरान देना चाहिए ताकि इन वैज्ञानिक तकनीकों व प्रविधियों का प्रयोग तथा उनसे प्राप्त होने वाले परिणाम विश्वसनीय हो सकें। इसके अलावा अनुसंधानकर्ता को यहाँ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि तथ्यों को संकलित करने के लिए अनुसंधानकर्ता जिन इकाइयों को चयनित कर रहा है, उन इकाइयों को चयनित करने के लिए वह किस प्रकार की निदर्शन विधि का उपयोग कर रहा है, उसका सैम्पलिंग प्रोसेस क्या है। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार का अनुसंधान, जिस प्रकार का अध्ययन होता है, उसी के अनुरूप निदर्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। अंत में अनुसंधानकर्ता को यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया परिणाम विशिष्ट है अथवा नहीं। क्या यह परिणाम सामान्यीकृत रूप से एक बड़े जनसमूह पर लागू किया जा सकता है अथवा नहीं। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान प्रारूप को निर्मित करने के दौरान ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है।
चूँकि किसी भी अनुसंधान की विश्वसनीयता व वैधता को बरकरार रखने के लिए अनुसंधान प्रारूप की मूलभूत भूमिका होती है, तो ऐसे में अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान प्रारूप निर्मित करने के दौरान अधिक सजगता बरतने की आवश्यकता रहती है। मुझे आशा है कि आपको अनुसंधान प्रारूप व्यवस्थित रूप से समझ में आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों से साझा करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही मिलते हैं सामाजिक अनुसंधान पर आरंभ की गई इस श्रृंखला की अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।